साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। जैसा कि आपको पता है कि संप्रति में हम तात्कालिक मुद्दों पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसका फलाफल क्या है। अभी वर्तमान में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने सेवा और सुशासन के 9 साल पूरे कर लिए हैं। आखिर उनकी ये यात्रा कैसी रही और 9 साल में जो वादे करके वो आए थे, प्रधानमंत्री वो बने थे, उसमें वो कितने सफल रहे हैं और आगे क्या संभावनाएं हैं, इन तमाम मसलों पे हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। श्री प्रदीप सिन्हा जी भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, नमस्कार। और श्री आशीष जी ये शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और मोदी सरकार की नीतियों को बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी से ही करना चाहेंगे। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शासन के 9 साल प्रधानमंत्री के रूप में वो पूरे हो रहे हैं, तो ये जो 9 साल का आकलन आप किस रूप में करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून तक एक महा जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम जनों तक पहुंचेंगे, उनके घरों तक जाएंगे और कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि विगत 9 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किए हैं, उल्लेखनीय कार्य किए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो या फिर बगैर भेदभाव के, जिसको कहा जाता है कि न हमने किसी की जाति पूछी, न किसी के धर्म पूछी और सरकारी योजनाओं का लाभ सबको दिया। जो सबका साथ सबका विकास नारा है, उसको धरातल पर उतारने में प्रधानमंत्री ने जितनी तत्परता दिखाई, कार्यकर्ताओं ने भी उसी सहज भाव से स्वीकार किया और इसको हम ले जाकर जनता के बीच रखेंगे कि हमारे लिए लोकतंत्र में जन सर्वोपरि है और हमारे लिए काम करने का तरीका अलग है कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, उनका हम निश्चित रूप से जो आकांक्षा है सरकार से उसको हम पूरा करने की दिशा में हर संभव कोशिश करेंगे। उसके अलावा वैश्विक स्तर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता बढ़ी है, अभी हालिया दौरा आपने देखा होगा, जापान गए वो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, वहाँ किस तरह से शासनाध्यक्षों का उनके प्रति क्या रुझान था, किस तरह से जनता के में उनके प्रति उत्सुकता थी। ये सारी चीज़ें हैं जो एक नया आयाम देती हैं भारत को कि भारत अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ की दुनिया भर की निगाहें भारत पर है कि भारत की जो आर्थिक गति है वो जिस तेज़ी से बढ़ रही है। अभी तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम तरह के अवरोध हैं, यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, उसके अलावा जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है और तमाम रेटिंग्स एजेंसी, आप देश की बात करके अलग छोड़ दीजिए, बाहर की एजेंसियां भी जो हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, उन लोगों ने भी माना है कि 5.5 से 6% के बीच में हमारी आर्थिक वृद्धि दर रहेगी। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास है और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा कदम जो बढ़ रहा है मजबूती से, वो लोगों को सशक्त कर रहा है। आप आशीष जी, 9 साल की जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या बदलाव देखते हैं? 2014 मई और 2023 मई आज हम बैठे हुए हैं, इस 9 साल में क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं? अमन जी, इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट की चर्चा मैं करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक था अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स। ये कोरोना के दौरान आया था। उसमें डायरेक्टर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर साहब का कमेंट था कि जो भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश कर रहे हैं, वो है समावेशी विकास पे, सामाजिक सुरक्षा पे और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ पे। तो ये एक भारत सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट जैसा आप कह सकते हैं कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मानव विकास सूचकांक होता है, उसमें हमारे सरकार का जो ध्यान है पिछले 9 सालों में इन 3 चीज़ों पर है। अब इन 3 चीज़ों को हम कैसे अचीव कर रहे हैं,
इसके लिए हम अलग अलग जो हमारी पॉलिसीज़ हैं सरकार की उस पर देख सकते हैं। जैसे मानव विकास सूचकांक में शिक्षा का एक रोल है, जीवन प्रत्याशा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 1986 के बाद 34 साल के बाद आई है। उसके बाद आप आयुष्मान भारत योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो देश में जो हमारे जो लोग हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है, जो 9 सालों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये चेंज आपको नजर ये चेंज मुझे नज़र आता है। ये सोशल सेक्टर की जो स्कीम है उस पे भी 9 सालों में खास फोकस किया गया है। आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या जो प्रॉब्लम, क्योंकि आप बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं और आपको बहुत अनुभव होगा कि कैसे लोग जो है आवास के लिए, शौचालय के लिए या स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसके लिए आप लोगों तक पैरवी आती होगी, या आप लोगों तक लोग आते होंगे, कहते होंगे कि हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। अब क्या चेंजेस नज़र आते हैं उसको? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए तो उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सामना करना पड़ता था। एक तो ये विषय उनके सम्मान से साथ साथ उनके सुरक्षा से और स्वच्छता से जोड़कर देखा गया कि बड़े पैमाने पर जब लाल किला से उन्होंने घोषणा किया कि हम शौचालय बनाने को प्राथमिकता देंगे, तो कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि प्रधानमंत्री लाल किला का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सोच का परिचायक है। लेकिन उन्होंने गलत साबित किया सबों को। स्वच्छ भारत अभियान को लोगों ने हाथों हाथ लिया और जो शौचालय बनाए गए, देखा होगा आपने कि कई सुदूर क्षेत्रों में लोगों ने उसको इज्जत घर का नाम दिया। तो लोगों ने इस बात को समझा, इस बात के महत्व को, कि अगर शौचालय हमारे घर के परिसर में होंगे तो महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी। कई तरह की दुर्घटनाएं सामने आती थी, पहले घटनाएं भी घटती थी, तो काफ़ी रोक लगी है। उसके अलावा आपने आवास योजना का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी हो या ग्रामीण हो, जिन लोगों ने भी आवेदन दिया और जो अर्हता रखते हैं, स्क्रूटनाइज के बाद अगर उनकी सूची में नाम होती है तो उनको जो राशि निर्धारित है सरकार की ओर से दी जाती है और समय सीमा के अंदर उसको पूरा भी करना है। तो बड़ी संख्या में जो प्रधानमंत्री का सपना था कि 2022 मार्च तक हम इस योजना को पूरा कर लेंगे, तो कई तरह के स्थानीय कारण भी होते हैं, कई अवरोध भी उत्पन्न होते हैं, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस योजना से लाभार्थी हुए और उन लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम करके सबों को चाबी सौंपा और गृह प्रवेश कराया, वो लोगों के लिए भावुकता का क्षण था। क्योंकि जो लोग अब तक झोपड़ियों में रहा करते थे या फिर कच्चे घरों में रहा करते थे, उनका सपना साकार हो रहा था कि सरकार के सहयोग से एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है आम लोगों का कि कम से कम 2 कमरे का घर हो, शौचालय हो, रसोई घर हो, तो ये व्यवस्थाएं की गई। उसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। शौचालय के अतिरिक्त जल का किस तरह से प्रबंध हो उसकी कोशिश की गई। तो आप देखेंगे कि जो बुनियादी आवश्यकताएं थी और ख़ासकर बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी पहल की गई कि उनके घरों में बिजली का कनेक्शन कम से कम ज़रूर हो। और जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, उस वक्त लगभग 18,000 गांव बाकी थे, उसको प्रधानमंत्री ने बिल्कुल मिशन मोड में लोगों को निर्देश दिया कि किस तरह से इसको पूरा करना है। लोगों ने पूरा भी करके दिखाया। तो एक आत्मविश्वास जगा लोगों में कि अगर नेतृत्व सही दिशा में जा रहा हो तो नीचे के जो लोग हैं व्यवस्थापिका के, कार्यपालिका के, निश्चित रूप से उसके अनुरूप कार्य करते हैं और वो धरातल पर जब दिखने लगता है तो लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सही, आप सही कह रहे हैं कि आशीष जी, मैंने भी देखा है कई बार कि पहले जो आवास योजना चलती थी, इससे पहले की जो योजना, तो आपको गांव में आपको देख के समझ में आ जाता है आधे अधूरे वो मकान होते थे, उसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। मतलब आप दूर से ही देख के बता सकते थे हैं कि ये जो समाज के जो पिछड़े हुए लोग, गरीब लोगों का है। लेकिन अब वो दूरी खत्म नज़र आ रही है। आपको अधूरे मकान, अंधेरे मकान जो है वो नहीं देखने को मिला। तो इसका बदलाव जो है गांव की सब मसलों पे जो जितने भी इंडेक्स है उस पे उसको फ़ायदा मिलने उसमें 9 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, आप देखेंगे बिल्कुल जो कहते हैं कि इनसाइड वर्क, कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, मेक इन इंडिया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को इतना ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास किया गया है कि आप जब खुदरा FMCG, रिटेल FMCG के जब आप उसको देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 16-17% खरीदारी है, जबकि अर्बन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 7 से 8% है। तो हमारी जो इकोनॉमी है
वो कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो वैश्विक स्तर पे जो हमें मान सम्मान जो मिल रहा है वो हमारा बैकअप है हमारी अर्थव्यवस्था का, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से हमको मिल रहा है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है पिछले 9 सालों में जी। और रोटी कपड़ा मकान और साथ साथ इज्जत, जो बुनियादी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें सरकार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से वो ले रही है। जी। नहीं, आप देखते हैं कि इसके अलावा जो कमज़ोर तबका जो हमारे समाज का था, उसमें भी बहुत आत्मविश्वास देखने को आपको मिल रहा है। वो भी जो है वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी के जो कुछ फैसले हुए हैं, आप थोड़ा प्रकाश डालें उस पर। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि 2015 में जब जनधन स्कीम चालू की गई तो लोगों को लगा कि ये क्या है, क्योंकि गरीब लोग और जो वंचित समाज के लोग थे अमूमन बैंक तक जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको भरोसा दिलाया, आत्मसंबल दिया कि आप आइए, जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुलेगा। और उस अकाउंट के खोले जाने के बाद कितना लाभ हुआ आपने देखा होगा। डीबीटी के माध्यम से जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है, पहले बिचौलिए होते थे, और पेंशन का भी पैसा अगर आना है तो कहीं कैंप लगता था, वहाँ बिचौलिए हावी होते थे। 500 रुपये मिल रहे हैं तो 200 बिचौलिया रखेगा, 300 उसके पास मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं दूर हो गई। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये अच्छा पहल था सरकार का। और चूँकि डीबीटी सशक्त हुई तो लोगों को ये आत्मविश्वास जगा कि अगर कृषि सम्मान निधि भी अगर लोगों के पास पहुँच रहा है तो पूरा का पूरा पैसा पहुँच रहा है। वो दौर चला गया जब खुद प्रधानमंत्री ने कभी स्वीकार किया था कि 85 पैसे लोगों तक पहुंचते ही नहीं है, 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। राजीव गांधी ने स्वीकार किया था। जी। तो वो दौर अब चला गया, अब पूरे के पूरे पैसे पहुंचते हैं। तो ये आत्मविश्वास लोगों में और जगह है। और सम्मान का जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि कई फैसले ऐसे प्रधानमंत्री के रहे जो गरीब तबके को ताकत देता है। चाहे आप उसको आत्मनिर्भर भारत से जोड़ के देखें, कोविड काल में जिस तरह से परिस्थितियाँ एकदम बिल्कुल प्रतिकूल थी, तो एक संबल दिया लोगों को कि हम मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाएंगे। उसके बाद जिस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की गई। और जो लोग रोजगार के संकट से जूझ रहे थे, उन तक खाद्यान्न की आपूर्ति 80 करोड़ लोगों तक निरंतर उसको बनाए रखना, मैं समझता हूं कि एक इसको ग्लोबली एक्सेप्टेड भी लोगों ने एक्सेप्टेंस मिला। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें थी जो उन गरीबों के मन को उस ऊंचाई तक ले जाती हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़ा है। और जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके पीठ पर खड़ा हो तो निश्चित रूप से आपकी ताकत देश निर्माण में काम आएगी। देश निर्माण की बात इन्होंने किया था। एक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे काम हुए जी। खासतौर पे जो सड़कों का निर्माण, हाईवेज हुआ, आपको नए जो है हवाई अड्डे, अब झारखंड में ही देखिए कई एयरपोर्ट पे काम चल रहे हैं। आप झारखंड के बारे में थोड़ा बताइए कि झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुए भारत सरकार के सहयोग से, उसके बाद क्या स्थिति? अभी हाल में जो हमारे मंत्री जी हैं गडकरी जी, वो सड़क निर्माण के जो मंत्री जी हैं वो आए थे, उनसे उनके पर अपने हेमंत सोरेन जी से चर्चा भी हुई थी। और ढेर सारी परियोजनाएं हैं जो रास्ता आपको बनारस पहुंचने में 8 घंटा 9 घंटा लगाएगा, अभी वो आप 4.5-5 घंटे में बनारस पहुंच जाएंगे। तो ये आधारभूत संरचना दी गई है रोड के मामले में। इसी तरीके से आप एयरपोर्ट को देखेंगे, सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, ये सारी चीज़ें गई। साथ ही साथ अभी जो गंगा नदी से कनेक्टिविटी है, जो आपका हल्दिया से लेकर के साहेबगंज होते हुए गंगा नदी के थ्रू जाते हैं, वहाँ पर जल मार्गों को कनेक्ट किया गया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से काम हो रही हैं और वो दिख रही हैं जी। तो आम जनों के साथ साथ जो व्यवसायी वर्ग हैं, जो बिजनेस में हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। कम समय में चीज़ें बहुत तेज़ी से पहुंच रही हैं लोगों के पास जी। जो रोड के प्रोजेक्ट, आप जब झारखंड की बात करें तो हजारीबाग से रांची तक का जो प्रोजेक्ट था, जमशेदपुर वाला प्रोजेक्ट, वो सालों से लंबित था जी। हाँ। और अब तो भारत सरकार कह रही है, गडकरी जी ने कहा खुद कि भाई अब तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पैसे की कमी की वजह से कोई योजना नहीं रुकेगी, आप योजना लेके आई, हम पैसा देंगे। जी। एक जो हम इससे पहले जो बात कर रहे थे कि कमज़ोर तबके को लेके और गरीबों पर जो खास फोकस है, एक आप देख रहे होंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग थे, जो अपने आप को उतना सशक्त नहीं महसूस करते थे, अब उनमें सशक्तिकरण का बड़ा भाव आया है। खासतौर पे आपने अभी राष्ट्रपति जी आई हुई थी, उनका अभिभाषण आपने सुना होगा। तो
उससे भी एक बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, आपने जो बात किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तबके के लोग थोड़ा उपेक्षित महसूस करते थे, तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका जो योगदान था, अमूमन वो बिल्कुल पीछे चला गया, उनको भुला सा दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री की सोच थी कि नहीं, जिन लोगों को गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया गया उनको हम फोरफ्रंट पे लाएंगे। और आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उस राज्य के, उनके संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि नहीं, हमारे समाज का जो व्यक्ति स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में था, अगर उसको रिकॉग्निशन मिल रही है तो ये सीधा सीधा हमारे सम्मान से जुड़ा विषय है। उसके अलावा बिरसा मुंडा की आप जन्मतिथि तो हम लोग मनाते ही थे, लेकिन उसको अगर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाने लगा तो सिर्फ झारखंड की सीमाओं से उनको बाहर ले जाने की जो कोशिश थी, तो वो आत्मबल देता है लोगों को। और शेड्यूल कास्ट के लिए भी कई काम किए गए। आपने देखा होगा कि अंबेडकर की जो निर्वाण भूमि थी, उसको किस तरह से डेवलप किया प्रधानमंत्री मोदी ने, वहाँ गए वो, और उन सारी चीज़ों को जो अंबेडकर से जुड़ी हुई थी उसको ओन किया कि नहीं, हमारा ये धरोहर है, इसको हमको सहेज के चलना है। और जिस तबके से वो आते थे उसको इस गौरवबोध के साथ जोड़ा कि आप राष्ट्र निर्माण में आप सहयोगी बने और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, आप अलग थलग हो ही नहीं सकते, आप समाज के हिस्से हैं और कोई नकार भी नहीं सकता आपको, आप मुख्य धारा में आइए। कई स्कीम्स चलाई गई उसके लिए, तो उस स्कीम का लाभ भी उठा रहे हैं लोग। और अभी आलोक जी बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़िया हो तो समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है, सही बात, अक्रॉस कास्ट एंड क्रीड, तो सबको लाभ मिलता है। तो आपने देखा होगा जो गति शक्ति योजना चालू की गई, तो उसका लक्ष्य ही यही था कि कम समय में लॉजिस्टिक सपोर्ट इतना अच्छा हो कि कम समय में चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचें, ताकि फ्रेट कॉस्ट भी कम हो और चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि जल्दी फास्ट, क्या कहते हैं उसको, जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ताकि वो समय से लोगों तक पहुंच जाए अगर, तो कॉस्ट भी कम होगा और चीज़ें सड़ने गलने से भी बचेंगी, उससे कोई फायदा होगा, उसमें जी, आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है वो नहीं उठाना। जैसे फल और सब्जी हुए, अंडे हुए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो उनको बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की आवश्यकता होती है। तो अगर सड़कें बढ़िया हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, रेल की हो, हवाई यातायात की अच्छी हो, और इन्होंने वाटरवेज की जो बात की, उसकी सुविधा अगर लोग उठाने लगे हैं तो निश्चित रूप से आत्मबल बढ़ता है लोगों को कि उनके पास विकल्प कई हैं। साहेबगंज जैसा जगह, झारखंड का साहेबगंज जैसा जगह, वो अब व्यापारिक रूप से केंद्र बनने जा रहा है आपको हल्दिया के बाद। तो ये शायद मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री की नज़र उस पर नहीं पड़ी, उनके जो सलाहकारों की नज़र नहीं पड़ी, लेकिन कितना महत्वपूर्ण वो जो साहेबगंज का इलाका है वो आज़ादी से पहले महत्वपूर्ण था। वहीं से सारे सामरिक दृष्टिकोण से सारे चीज़ वहीं से होती थी, राजमहल का जो इलाका था, ये प्रधानमंत्री जी ने जाना और देखा और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बात किया कि नई शिक्षा नीति का, इसके अलावा भी जो IIT, IIM या मेडिकल कॉलेज, उसकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व वृद्धि है। जहाँ पर पहले हम लोग जब पढ़ते थे, इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, तो हमारे पास बहुत कम सीटों का ऑप्शन होता था, क्योंकि बहुत कम संस्थान थे जहाँ पर हम जा सकते थे, तो उसके लिए बहुत टफ कंपटीशन होता था और काफ़ी बच्चे जो मेधावी होते हुए भी नहीं जा पाते थे क्योंकि संख्या कम थी। अभी IIT, IIM, IIIT, ये ढेर सारे संस्थान सामने आए हैं जिसमें बच्चों का एडमिशन हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे उसमें इनरोल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको मौका मिल रहा है, कि एक्सपोजर मिल रहा है। बजट में भी ये चर्चा हुई थी कि हमारे बच्चों को एक हाई क्वालिटी इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए उसमें उनको मौका दिया जाए कि उनको एक्सपोजर मिले, वो सीखें, देखें कि विश्व स्तर पे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो इन चीज़ों की भी व्यवस्था इस साल के बजट में भी की गई है। इसके अलावा केवल झारखंड का एक उदाहरण लें तो मोदी शासनकाल में झारखंड में लगभग 5 मेडिकल कॉलेज को जो है वो मान्यता मिली है जी। उसमें से 3 तो में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इसके अलावा आप देखें तो ISM को IIT का दर्जा दिया गया, IIIT रांची शुरू हुआ है। तो ये बदलाव जो है कोई एक स्टेट में नहीं आप देख रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का ढंग है कि वो किसी विकास को किसी एक राज्य, एक जिले तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं जी। ये मतलब पहली बार मुझे लग रहा है कि देखने को मिल रहा है कि विकास जो है वो सब जगह। अब आकांक्षी जिले की जो बात होती है कि उसमें झारखंड के भी 19 जिले हैं और वहाँ भी काम शुरू हो रहा है। देखिए, इसी का मैं समझता हूँ उदाहरण है कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है। पहले नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग थलग हुआ करता था
और बाकी भारत से उतना संपर्क नहीं होने के कारण कहीं वहाँ के लोग भी ये समझते थे कि भारत से हमारा उतना बढ़िया संबंध नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री हों, उनका लगातार वहाँ दौरा होता है, तो वहाँ के लोगों को अब लगने लगा कि नहीं, हम तो इस भारत का हिस्सा हैं और वो तमाम सुविधाएं जो शेष भारत में हैं वहाँ भी विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप कश्मीर की बात लीजिए, कश्मीर में कनेक्टिविटी की जो समस्या थी, रेल मार्ग से किस तरह से जोड़ा, हवाई मार्ग से जिस तरह से सुविधाएं दी गई, इतने कठिन परिस्थितियों में और उतनी ऊंचाई पर इंजीनियरिंग को भी सलाम करना होगा कि आप चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे वो ताकत काम कर रही है जो केंद्र में सरकार बैठा हुआ है, वो आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, पैसे के साथ भी और मॉरली भी। और अगर फ्रंट पर जाने की भी आवश्यकता हो, ब्रह्मपुत्र नदी में जो पुल बना सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। लद्दाख में आप देखिए या फिर अन्य सीमावर्ती जो राज्य हैं, हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई सरकार ने, ताकि मोर्चे पर हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकें, सैनिकों को तकलीफ ना हो, उन तक रसद भी पहुँचाई जा सके, उन तक आर्म्स भी पहुँचाई जा सके और आवाजाही में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और विश्व स्तर की जो सुविधा उनको उपलब्ध कराई जा सकती है उनको उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये आत्मबल बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमें कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, और वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल, प्रदीप जी सही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की जो रफ्तार है वो ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। आपके क्या अनुभव रहे हैं कि पहले जो सरकार जो है वो, जो पहले की जो सरकारें होती थी, प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि मैं लटकाने और भटकाने में विश्वास नहीं करता हूँ। क्या आपके क्या अनुभव प्रधानमंत्री जी? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उन्हीं बातों को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। एक तो सर ने भी कहा कि SC ST के लिए जो उस वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, उनको एक हिम्मत दी जा रही है। तो हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उस मंत्रालय से भी आप देखेंगे जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मोराबादी में, वहाँ भी ढेर सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि जो लोग भुला दिए गए हैं उनको सामने लाना है, उन पर रिसर्च हो रहा है, जो चीज़ें कभी कलमबद्ध नहीं की गई हैं उनको सामने लाने का प्रयास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें कि एजुकेशन फॉर ऑल, 2 करोड़ बच्चे आज अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से आपके पढ़ाई के क्षेत्र नेट में आएंगे, जो छूटे हुए हैं कहीं ना कहीं वो छोड़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने जो एक स्ट्रक्चर था 10+2 का 1986 का, जो 34 साल पुराना स्ट्रक्चर था, आज आप देखिए 5+3+3+4 में आ गया। तो जहाँ आंगनबाड़ी को मान्यता दे रहे हैं, पहले नहीं था मान्यता, प्ले स्कूल, प्री स्कूल्स को मान्यता है, एज 3 साल के बच्चों से 8 साल तक का जो बच्चा, उनका एक विकास की बात हो जा रही है। ये सब चीज़ें नहीं थी पहले, जो ये सब नई चीज़ें आई हैं, ये नई कॉन्सेप्ट्स आए हैं जो कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि प्री स्कूल भी गवर्नमेंट पॉलिसी का हिस्सा बन सकती है जी। तो कैच देम यंग, मतलब ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। इतने नीचे तक कोई ऐसे सोच नहीं सका था कि ये भी सोच सकते हैं लोग। सही बात। और खासतौर पर रेलवे में भी, एजुकेशन की बात उन्होंने किया, रेलवे में भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो भी अब रफ्तार पकड़ चुके हैं। देखिए, सिर्फ रेलवे ही नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने सरदार सरोवर बांध का भी सुना होगा कि कई परियोजनाएं बड़े लंबे अरसे से, झारखंड की ही बात करें तो कोयल परियोजना काफ़ी दिनों से लटका हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में पहल की। और जो आपने कहा कि उनके PMO में ऐसी व्यवस्था है कि सारी चीज़ों को वो खुद मॉनिटर करते हैं, तो उनका जो फीडबैक पहुंचता है उन तक, कौन सी परियोजनाएं देश के लिए लाभकारी हैं, देश का पैसा लग चुका है लेकिन किस कारणों से वो रुका हुआ है, तो उसमें अगर उसको गति दे दिया जाए, थोड़े पैसे लगा दिया जाए, वो और कार्यशील हो जाए, आम जनों के लिए अगर लाभकारी होता हो, तो प्रधानमंत्री ने वो व्यवस्था की कि उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ये नहीं सोचा कि किसके समय उद्घाटन किया गया था, किसके समय शिलान्यास हुआ था, काम पूरा होना चाहिए, देश के काम में आए। तो ये मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण सोच है कि एक जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो आप बिल्कुल हमारी विचारधारा से अलग हो। सरकार जब हम चला रहे हैं तो किसी विचारधारा को लेकर पार्टी काम करती है, लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो हमारे लिए सभी लोग बराबर होते हैं। उनके लिए हम योजनाएं भी बनाते हैं, उनके लिए हम भविष्य के लिए क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं उन पर हम काम कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, आपने रेलवे की बात की, तो रेलवे के अलावे आपने टाटा रांची मार्ग का भी उल्लेख किया था, तो वर्षों से लंबित पड़ी थी लेकिन उसको बहुत जल्दी कंप्लीट किया गया। उसके अलावे कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश है, और
फास्ट मूविंग अगर सारा कुछ हो जाए तो पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, और जो फ्यूल की बात हम करते हैं कि जो हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में, उसमें अगर हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो जाए तो काफ़ी पैसा हम बचा सकते हैं, जो राष्ट्र के ही काम आएगा। जी, और राष्ट्र के ही काम आएगा। इस दिशा में लोग जो भी अब फैसले हैं उसमें जो है राष्ट्र प्रथम है वो दिखता है, वो दिख रहा है। जी, देश आज़ाद होने के समय में 2 ही गोल रखा गया था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन मेकिंग। हमें नेशन बनाना है। अभी लग रहा है धीरे धीरे हम नेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कंट्री से, क्योंकि हर तबके के लोग, हर तरह की चीज़ें हमारे पास आ रही। सरने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का हो रहा है, जैम ट्रिनिटी है, जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल से जोड़ा गया यूनिक एक्सपीरियंस, कभी ऐसा हुआ नहीं कभी। जी, कई ऐसे बदलाव हैं जो पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, और वो चीज़ बदलाव हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने सोचा नहीं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल की बातें हैं वो अभी जो हम केवल एक कार्यक्रम में खत्म नहीं कर सकते हैं, इस पे लगातार चर्चा होगी, लेकिन आज का कार्यक्रम यही खत्म करने का वक्त आ गया है। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।